हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आ जाइए सारे लोग, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। तो जैसा कि पता है आपको, आपके आज थर्ड क्लास है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पार्ट थर्ड। पीडीएफ आपको नीचे मिल जाती है। आज मैंने देखा था कि पीडीएफ थोड़ी सी शायद डाउनलोड नहीं हो रही थी, वहाँ पे लग चुकी थी बट डाउनलोड नहीं हो रही थी, तो लग गई थी बाद में, तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो। तुरंत अगर पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो तुरंत याद भी नहीं होगा। ऐसे किया करो, सुबह क्लास लिया करो, शाम को पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ा करो। अगर तुरंत पीडीएफ से पढ़ने लग जाओगे तो कुछ खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि जो तुरंत आपने पढ़ा है वही आप पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें तुरंत तो याद बनी रहती हैं। उसी चीज़ का रिवीजन अगर आप 7-8-10 घंटे बाद करते हैं और फिर देखते हैं कि मुझे कितना याद बना रहा, तो फायदेमंद चीज़ होती है। ठीक है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, जैसे चाहे कर सकते हैं। आप पीडीएफ आपकी प्रॉपर्टी है, वीडियो आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे चाहे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने के बाद आपको दिख रहा है बाल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दिख रहा है? बाल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस बाल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है आपका? पहले तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1986 इसका स्थापना वर्ष है, स्टेब्लिश ईयर है। मेघालय में ये क्या हुआ? हाँ जी, मेघालय में इसकी, हाँ मेघालय में इसको स्थापित किया गया, मेघालय में है। इसको याद कैसे रखेंगे? मेघालय की अगर हम लोग बात करें तो मेघालय को माना जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। क्या है? मेघालय का नाम भी है मेघधनालय। आलय मतलब घर, मेघ मतलब बादलों का घर होता है ये। तो मेघालय क्या है? आपके बादलों का घर है, सबसे ज्यादा बरसात होती है। तो जब आपने बरसात में देखा होगा कि हम लोग बरसात में निकल जाते हैं तो बाल हमारे क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। बाल फक्रम, बाल क्या हो जाते हैं हमारे? फैल जाते हैं बरसात में। तो बाल कब फैलते हैं? बरसात होती है। और बरसात कहाँ पे होती है? मेघ से। कैसे होती है? मेघ मतलब मेघालय। तो बाल फक्रम कहाँ पर है आपकी? मेघालय में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत आसान है इसको याद रखना। जब मैंने 3-4 साल पहले इनको याद किया था तो ऐसे ही याद किया था। मेरे पास सारी ट्रिक थी बट अब भूल गया हूँ मैं बहुत सारी ट्रिक, तो वैसे ही आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट कौन सा? मेघालय। क्षेत्रफल की बात करें तो 220 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित है। यह सीमावर्ती बांग्लादेश के करीब 910 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बांग्लादेश के बहुत पास है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 910 मीटर है। क्योंकि पहाड़ियों पर स्थित है तो इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है, 910 मीटर के आसपास है की ऊंचाई पर स्थित है। हिरन, भौंकने वाले हिरन होते हैं यहाँ पे, और एशियाई गोल्डन कैट, बंगाल टाइगर, मार्बल्ड कैट और जंगली पानी की भैंस, लाल पांडा तथा भारतीय हाथी इसमें पाए जाते हैं। लाल पांडा पाए जाते हैं, हाँ जी, लाल पांडा पाए जाते हैं, भारतीय हाथी पाए जाते हैं। लाल पांडा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये संकटग्रस्त प्रजाति में काउंट किया जाता है लाल पांडा। ठीक है, जंगली पानी की भैंस, जंगली भैंस जो पानी में रहती है ये भी यहाँ पाई जाती है। मार्बल्ड कैट, बंगाल टाइगर, एशियाई गोल्डन कैट, ये सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो बाल फक्रम को आप याद रखेंगे। बाल फक्रम है आपकी मेघालय में। मेघालय में क्यों? क्योंकि यहाँ पे बरसात होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मेघ होते हैं, और जब बरसात में हम भीग जाते हैं तो हमारे बाल फैल जाते हैं। तो बाल फक्रम याद रखेंगे इसको। आगे है आपकी स्क्रीन पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है आपका। और इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1982, कब? 1982 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है आपका। बांधवगढ़ 1982 में इसकी स्थापना वर्ष है। स्टेब्लिश ईयर इसकी क्या है? 1982, 1982। राज्य की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थापित है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है आपकी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल है 446 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 446 इसका 446 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उमरिया जिले में स्थित है। कहां पर? उमरिया जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के। भारत में बाघों की आबादी का उच्चतम घनत्व। शीश साया की मूर्ति पार्क में स्थित है। पार्क में क्या है? शीश साया की मूर्ति है। हाईएस्ट डेंसिटी ऐसे नहीं कहेंगे कि सबसे ज्यादा, हाईएस्ट डेंसिटी पार्क जो है भारत में उनमें से एक है। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, उनमें से क्या है? उनमें से एक है। सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? टाइगर पाए जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग, अगली है भितरकनिका। तो इसको याद रखेंगे, बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाँ जी, मध्य प्रदेश में क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। आगे आपका भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो स्थापित हुआ
1988 में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क स्थापित होता है और ये स्थापित किया गया कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में भितरकनिका स्थापित किया गया। क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो 145 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्या है? 145 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा से आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? उड़ीसा से आप याद रखेंगे कि आपकी पार्क कहां पर स्थित है? उड़ीसा। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपके उड़ीसा में स्थापित है। ठीक है, 1988 में इसकी स्थापना होती है, उड़ीसा में स्थापित है। 145 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा वो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान का ही है। लोकेटेड की अगर बात करें तो लोकेटेड है कहां पर? उड़ीसा में। लेकिन आगे हम लोग बात करते हैं केंद्रपाड़ा जिले के उत्तर पूर्व, क्या हो जाएगा? केंद्रपाड़ा जिले के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है। 19 अगस्त 2002 को, कब? 19 अगस्त 2002 को यूनेस्को द्वारा रामसर साइट के रूप में, रामसर साइट वेटलैंड भूमि होती है। जैसे आपका क्या है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपका नरोरा रामसर साइट है, एकमात्र रामसर साइट है नरोरा। ऐसे ही आपका सावर झील है जो कि राजस्थान में, ये भी रामसर साइट ही। क्वेश्चन पूछा गया था अभी के एग्जाम में, जुलाई में जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट है। तो रामसर कन्वेंशन के तहत इसको रामसर साइट घोषित किया गया है के रूप में नामित किया गया है। यह खारे पानी के मगरमच्छ, किसके? खारे पानी के मगरमच्छ, भारतीय अजगर और किंग कोबरा। ठीक है, किंग कोबरा, भारतीय अजगर, ब्लैक आइविस और डार्टर्स आदि का घर है। क्या है? ब्लैक आइविस, डार्टर्स और भारतीय अजगर, खारे पानी के मगरमच्छ आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप इनको भी याद रखेंगे विशेष रूप से। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इसको? भितरकनिका पाई जाती, भितरकनिका नेशनल पार्क है आपकी कहाँ पर? आपकी उड़ीसा में। आपकी कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा की अगर बात करें हम लोग, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? बीजेडी के नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नवीन पटनायक क्या है? अभी आपके उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, जो कि अभी पिछले मई में ही चुनाव जीत के वहां के चीफ मिनिस्टर बने। तो आप इनको भी याद रखेंगे। चलिए आगे आपको देखते हैं, हम लोग देखते हैं आगे बिसोन राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? बिसोन राष्ट्रीय उद्यान आपकी आगे। और बिसोन राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो बिसोन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है कब? बिसोन राष्ट्रीय पार्क की स्थापना होती है आपकी 2007 में। कब होती है? 2007 में इसकी स्थापना होती है। आगे हम लोग देखेंगे बिसोन राष्ट्रीय पार्क है आपका त्रिपुरा में। कहां पर है? त्रिपुरा में आपका बिसोन राष्ट्रीय पार्क है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो काफी कम क्षेत्रफल, 31.63 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 31.63 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। क्या है? इसमें तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य को भी अब शामिल किया गया है तथा अन्य नाम इसका राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? रजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान इसका दूसरा नाम है। तो बिसोन कह सकते हैं या फिर इसको रजबाड़ी नेशनल पार्क, दोनों एक ही हैं। निवास स्थान की अगर बात करें तो हिरणों का निवास स्थान है, गोल्डन लंगूर का निवास स्थान है, तीतर का निवास स्थान है तथा कई ऐसी प्रिय प्रजातियां रहती हैं। और यहाँ पे वनस्पतियां जिनका औषधि महत्व बहुत ज्यादा है, तुलसी मिलता है यहाँ पे, रुद्राक्ष मिलता है यहाँ पे, कालमेघ आदि प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कालमेघ, रुद्राक्ष और तुलसी यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये औषधीय महत्व का राष्ट्रीय पार्क भी है और आपके जानवरों के लिए भी, वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपका जानवरों के लिए भी आपका बहुत महत्व का राष्ट्रीय उद्यान है। आगे हम लोग चलते हैं कृष्ण मृग। क्या हो जाएगा? कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा मृग? कृष्ण मृग। तो कृष्ण कहाँ पे रहते थे? द्वारिका में। और द्वारिका कहाँ पे? आपकी गुजरात में। कृष्ण द्वारिका में बंसी बजाते थे, इसीलिए बंसदा राष्ट्रीय पार्क और कृष्ण मृग राष्ट्रीय पार्क भी कहाँ पर है? आपका गुजरात में। 1976 में इसकी स्थापना की जाती है। एरिया की अगर बात करें तो एरिया इसका 34.08 है। कितना है? 34.08 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। भावनगर सौराष्ट्र के भाल क्षेत्र में स्थित है। कहां पर? भावनगर सौराष्ट्र के भाल क्षेत्र में स्थित है। आपका कौन सा? भावनगर आपके समुद्री एरिया की तरफ पड़ता है। ठीक है, समुद्र, दक्षिणी गुजरात कह सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी गुजरात है आपका सौराष्ट्र, पश्चिमी गुजरात और दक्षिणी गुजरात आपका सौराष्ट्र पड़ता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, सौराष्ट्र
चलिए आगे इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो कृष्ण मृग को याद रखेंगे आप। कृष्ण मृग यहाँ पे दिख भी रहा है, ये कृष्ण मृग होता है, रंग से आधा काला होता है आधा व्हाइट होता है, तो इसको कृष्ण मृग कहा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ज्यादातर कृष्ण मृग नेशनल पार्क में, ब्लैक बक जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? ब्लैक बक नेशनल पार्क 1976 में स्थापित होती है गुजरात में। आगे देखेंगे बक्सा टाइगर रिजर्व, क्या हो जाएगा? बक्सा टाइगर रिजर्व आपकी, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1992 में इसकी स्थापना होती है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? बक्सा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। इसका क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो 760 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना? 760 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। स्तनधारियों के लिए एशियाई हाथी, गौर, सांबर, हिरण, क्लाउडेड तेंदुआ, भारतीय तेंदुआ और बंगाल टाइगर इसमें शामिल हैं। कौन कौन शामिल है? हाथी, एशियाई हाथी आपके, गौर, सांबर, हिरण, ठीक है, क्लाउडेड तेंदुआ और आपके भारतीय तेंदुआ इसमें शामिल है। कौन से? भारतीय तेंदुआ। तथा बंगाल में है तो बंगाल टाइगर तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे पा ही जाएंगे, ठीक है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व आपके कहाँ? इसको नेशनल पार्क का भी दर्जा मिला हुआ है बंगाल, पश्चिम बंगाल में। आगे आपके पास कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है? कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान है आपके पास। ये आपको बहुत ही सुंदर सा आपका दिख रहा होगा, ये आपके पास, हाँ ये पिक्चर दिख रहा होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? छोटे छोटे द्वीप होते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और यही आपको कितना सुंदर दिख रहा है बीच समुद्र में आपका, यही पार्क है आपका कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बहुत छोटा है। हाँ 1992 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1992 में इसकी स्थापना होती है। हाँ जी। और अगर स्टेट की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह इस पर स्थापित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ये स्थापित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। एरिया की अगर बात करें तो 426.23 किलोमीटर, 23 वर्ग किलोमीटर इसकी एरिया है, ठीक है। कैंपबेल बे नेशनल पार्क भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये तो पता ही है आपको, जो महान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। महान मतलब ग्रेट निकोबार, इसने यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है ग्रेट निकोबार को महान निकोबार के रूप में। तो हिंदी में भी इसको ग्रेट निकोबार ही कहेंगे, ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो पूर्वी हिंद महासागर में, कहाँ पर? पूर्वी हिंद महासागर में। निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा सुमात्रा के उत्तर में लगभग 190 किलोमीटर दूर है। सुमात्रा से उत्तर की तरफ है। सुमात्रा किसका है? सुमात्रा आपके इंडोनेशिया का द्वीप है। किसका है? सुमात्रा आपके इंडोनेशिया का द्वीप है, और इसके उत्तर में लगभग 200 किलोमीटर दूर है। इसके उत्तर में लगभग 200 किलोमीटर दूर कौन सा द्वीप है आपका? हाँ ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर आपका क्या स्थित है? कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान। तो आप इसको महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक। अब जो आसान वाले थे ना, एग्जाम मिरर ने पूछना बंद कर दिया है। जो आसान वाले होते थे उनको पूछना बंद कर चुका है वो, अब ऐसे टफ पूछता है जो आपको नहीं पता होते। चलिए आगे आपका चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना होती है 2004 में। कब होती है? इसकी स्थापना 2004 में होती है। स्टेट है आपका महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 317.67 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 317.67 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चंदोली नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क स्प्रेड ओवर सतारा कोल्हापुर, ये उसकी जगह है। सतारा, कोल्हापुर एंड संगोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सांगली डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है? जो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है आपका, नेशनल पार्क है, ये महाराष्ट्र के सतारा, किसमें? महाराष्ट्र के सतारा, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में का क्या प्रसिद्ध है? कोल्हापुर की चप्पल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो सतारा, कोल्हापुर एंड सांगली डिस्ट्रिक्ट में ये आपका इसका विस्तार है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी ठीक ठाक है, 317 वर्ग किलोमीटर है। तो महाराष्ट्र स्टेट इंडिया एस्टेब्लिश इन मई 2004। कब स्थापित हुई? 2004 में ये स्थापित हुई। यहाँ पे आपने देख लिया होगा, मई 2004 में ये पार्क स्थापित होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, अर्लियर इट वाज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड डिक्लेयर्ड इन 1985। 1985 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। क्या? वन्य जीव अभ्यारण्य इसको बनाया गया 1985 में। और वर्तमान में ये 2004 से क्या है? भारत की नेशनल पार्क है। क्या है? भारत की नेशनल पार्क बन चुकी है 2004 में। तो क्या हो गया? इससे पहले
1985 में वो वन्य जीव का अभ्यारण्य घोषित किया गया था, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान क्या है। क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान उसके नाम पर ही रखा गया है इसको, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। इसकी स्थापना होती है 2003 में। कब होती है? 2003 में इसकी स्थापना होती है। स्टेट है इसका त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क आपका त्रिपुरा में स्थित है। 2003 में इसकी स्थापना होती है। तो क्लाउडेड लेपर्ड की अगर हम लोग बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क इन द सिपाही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा। ये सिपाही जोला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी उसी में स्थित है आपका छोटा सा नेशनल पार्क, जिसका क्षेत्रफल है 5.08 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 5.08 वर्ग किलोमीटर। इससे लगभग 5.08 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है किसमें? आपके सिपाही जोला वन्यजीव अभ्यारण्य में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम नेशनल पार्क, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1981 दाचीगाम नेशनल पार्क की स्थापना होती है और जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू एवं कश्मीर में आपका दाचीग्राम नेशनल पार्क, दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क स्थापित है आपका। ठीक है, एरिया की अगर बात करें तो 141 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। तो आगे हम लोग देखते हैं। दाचीग्राम नेशनल पार्क इज लोकेटेड 22 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। क्या है? श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, श्रीनगर कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है। द मेन एनिमल स्पीसीज दैट दाचीग्राम इज नॉन फॉर इज द हंगल हिरन। हंगल क्या होता है? एक हिरन होता है। ठीक है, हाँ, हंगुल हिरन और द कश्मीर स्टैग। क्या है? कश्मीर स्टैग, कश्मीरी हिरन और हंगुल प्रजाति के हिरन यहाँ पे पाए जाते हैं। इनके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। हंगुल के लिए और कश्मीरी हिरन के लिए आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? दाचीग्राम नेशनल पार्क, जो कि कश्मीर में स्थित है। दाचीग्राम क्या है? कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में स्थित नेशनल पार्क जिसकी स्थापना होती है 1981 को। आगे देखेंगे हम लोग डेजर्ट नेशनल पार्क। कौन सी है? डेजर्ट नेशनल पार्क। तो डेजर्ट कहाँ पर है? डेजर्ट आपके राजस्थान में है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान में ही डेजर्ट नेशनल पार्क आपका स्थापित होगा। 1980 में इसकी स्थापना होती है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। और राजस्थान में जगह की तो वैसे ही कोई कमी नहीं होती, बहुत सारी जगह है, बहुत सारा क्षेत्रफल है, रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, जनघनत्व तो राजस्थान का काफी कम है और ये तो वैसे ही डेजर्ट में है। तो क्या हो जाएगा? इसका एरिया भी काफी बड़ा है, 3162 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 3162 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे देखेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान मतलब भारत में पश्चिम भारतीय राज्य राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर के शहरों के पास स्थित है। कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है आपकी डेजर्ट नेशनल पार्क है। पार्क 3162 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने वाले सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। क्या है? यह पार्क 3162 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने वाले सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। डेजर्ट नेशनल पार्क थार रेगिस्तान के क्या हो जाएगा? डेजर्ट नेशनल पार्क थार रेगिस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या है? थार है उसका जो इकोलॉजी सिस्टम है, क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका एक अच्छा नमूना है। डेजर्ट नेशनल पार्क थार रेगिस्तान का जो इकोलॉजी सिस्टम है उसका एक अच्छा नमूना है कि उत्कृष्ट उदाहरण है। यह पार्क लगभग 20% भाग में रेत के टीले हैं। क्या है? राजस्थान के में स्थित है और उस पर भी डेजर्ट में है, तो यहाँ पे रेत के टीले तो मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इस पार्क में लगभग क्या है? इसके 20% भाग पर रेत के टीले पाए जाते हैं। बाकी आपके क्या है? बाकी आपके वनस्पति जो आपकी वनस्पतियां होती है रेगिस्तानी, वो सब पाई जाती हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे डेजर्ट के बाद डिब्रू सिकोबा राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है? डिब्रू सिकोबा राष्ट्रीय पार्क। तो डिब्रूगढ़ कहाँ पे? आपका डिब्रूगढ़ है असम में। कहाँ पर है? डिब्रूगढ़ है असम में। तो डिब्रू से याद रखेंगे असम। इसकी स्थापना होती है 1999 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1999 में इसकी स्थापना हुई। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, जो डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में स्थित है। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है। मूल रूप से दुर्लभ सफेद पंखों वाले लकड़ी के बत्तख के संरक्षण में
मदद करने के लिए बनाया गया। लकड़ी के बत्तख मतलब जो पेड़ पौधों के आसपास ज्यादा रहना पसंद करते हैं उनको लकड़ी के बत्तख कहा जाता है। तो लकड़ी के सफेद रंग की होती हैं, इसको लकड़ी के बत्तख कहा जाता है। आप लकड़ी के बत्तख से काठ की, जो लकड़ी की काठकियां बनी होती है उस बत्तख के बारे में बात मत सोचने लग जाना, ठीक है। लकड़ी के बत्तख एक बत्तख होती है, उसको कहा जाता है। तो मदद करने के लिए बनाया गया यह पार्क अन्य दुर्लभ जीवों जैसे पानी, भैंस, काले स्तन वाले तोता, बाघ और छाया हुआ लंगूर, क्या बाघ और छाया हुआ लंगूर का भी घर है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दुर्लभ सफेद पंखों वाली लकड़ी की बत्तख, क्या है, दुर्लभ सफेद पंखों वाली, बहुत रेयर केस में आपको मिलती है। तो उन सबको संरक्षण प्रदान करने के लिए इस पार्क की स्थापना की गई है असम में। इसका क्षेत्रफल है, असम की राजधानी कहाँ पर है, असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल है 340 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपको दिख रहा है दुधवा राष्ट्रीय पार्क, क्या दिख रहा है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपको दिख रहा है यहाँ पे। दुधवा राष्ट्रीय पार्क की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना होती है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना तो हुई थी 1967 में, 67 में, हालांकि ये 66 और 67 में, हालांकि नेशनल पार्क बनी 1977 में। कब बनी, 1977 में ये नेशनल पार्क बनी। इसका क्षेत्रफल है, इसका, हाँ, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, तराई वाले इलाके में। कहाँ पर है, तराई वाले इलाके में स्थित है। 490 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है, 490 वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्रफल है। आपको दिख रहा है 1879 में दुधवा एक बाघ अभ्यारण्य बन गया था। काफी पुराने समय में 1879 में एक बाघ अभ्यारण्य बन गया था। हालांकि इस तरह का उस समय कोई स्टेटस इसको प्राप्त नहीं था। 1967 में इसको एक अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस प्राप्त होता है। इस क्षेत्र की स्थापना 1958 में दलदल हिरन के लिए एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में की गई। क्या किया गया, इस क्षेत्र की स्थापना 1958 में दलदल हिरन के लिए एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में की गई। विली अर्जन सिंह के प्रयासों की बदौलत जनवरी 1977 में इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अभिसूचित किया गया। कब, जनवरी 1977 में। इसके लिए प्रयास किए थे किसने, विली अर्जन सिंह ने। तो 1987 में पार्क को बाघ आरक्षित घोषित किया गया। ये टाइगर रिजर्व बनाया गया, और टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया कैसे, हाँ जी, टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया। चलिए हम बात करते हैं। टाइगर रिजर्व बनाया गया इसको 1987 में, और 1987 में इसको एकमात्र नहीं, इसके साथ साथ किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरिया घाट वन्यजीव विहार, इन सब को मिला के क्या हो जाएगा, इन सब को मिला के बनाया गया इसको टाइगर राष्ट्रीय पार्क। एक मिनट, हाँ जी, 1987 में किशनपुर वन्यजीव विहार, जो कि आपके लखीमपुर बहराइच के बॉर्डर पे है, साथ के साथ आपका कतरनिया घाट, कौन सा, कतरनिया घाट, हाँ, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, इन सबको मिला के, इन दोनों को मिला के क्या बनाया गया, ये किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, इन दोनों के साथ किसको ऐड किया गया, दुधवा राष्ट्रीय पार्क को ऐड करके इन तीनों जगहों को, इन तीनों पार्कों को क्या बनाया गया, आपका टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और ये उत्तर प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व में से एक है। इसके बाद दूसरा टाइगर रिजर्व यूपी का है, आपके पीलीभीत और शाहजहांपुर की रेंज को मिला के एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है 2014 में। एक है आपका अमनगढ़ रेंज, क्या है, अमनगढ़ रेंज, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है, और ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पड़ता है। तो प्रदेश के पास अभी वर्तमान में 3 टाइगर रिजर्व है, उनमें से एक है आपका क्या, उनमें से एक है आपका दुधवा राष्ट्रीय पार्क। दुधवा राष्ट्रीय पार्क को 1958 को सही कर लेंगे, 1967 होगा यहाँ पे, 66 और 67 में इस पार्क की स्थापना की गई थी। आगे ये पार्क नहीं था उस समय, ये उस समय पार्क नहीं था, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। गलाथिया राष्ट्रीय पार्क, कौन सा है, गलाथी राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क। तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1992 में, 1992 में इसकी स्थापना होती है। और स्थापना कहां पर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। कहां पर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर लोगों की रहने वाली संख्या बहुत कम है, वहां पर बहुत कम लोग रहते हैं।
सबसे ज्यादा क्या है, वानस्पतिक मैंग्रोव वन है आपके बहुत ज्यादा, क्या है, ज्वारीय वन है आपके बहुत ज्यादा। तो गलाथिया नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें तो गलाथिया नेशनल पार्क भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। पिछला भी आपका ग्रेट निकोबार पर था और ये भी आपके ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी किसका हिस्सा है, पूर्वी हिंद महासागर का हिस्सा है। और यही निकोबार आपका पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके बाद क्या हो जाएगा। गलाथिया नेशनल पार्क आपकी 1992 में स्थापित हुई और 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। और अंडमान निकोबार में भी कहां पर है, आपके ग्रेट निकोबार पर। किस पर, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। आगे चलेंगे हम लोग, आगे है गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, गिर फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर के जंगल ऐसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो गिर के जंगल कहां पर है, आपके गुजरात में। 1975 में इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसका क्षेत्रफल है 1412 वर्ग किलोमीटर। क्या है, इसका क्षेत्रफल 1412 वर्ग किलोमीटर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे शासन गिर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, इसे शासन गिर के नाम से जाना जाता है। गुजरात भारत में तलाला गिर के पास एक वन और वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है, गुजरात, ये भारत कंट्री का नाम लिखा हुआ, कुछ और नहीं, ठीक है। गुजरात के तलाला गिर के पास एक जगह है, यहीं पर ये स्थित है। क्या है, तलाला गिर के पास एक जगह है, यहीं पर आपकी स्थित है। गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो नोन एज शासन गिर इज अ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर तलाला गिर इन गुजरात, इंडिया। ठीक है, गुजरात कहाँ पर है, इंडिया में स्थित है। इसके वर्तमान में चीफ मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करें तो विजय रूपानी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विजय रूपानी यहाँ के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे आपका गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। और ये स्थित है आपके कहाँ पर, एस्टेब्लिश 1990 में इसकी स्थापना होती है और ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। कितना, 472 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे देखेंगे गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है। भारत ने शुरू में 1955 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसको स्थापित किया था। 1955 में इसको क्या बनाया था, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया। और वन्य जीव अभ्यारण्य से इसको 1990 में पशु विहार राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया। राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क का इसको दर्जा दे दिया। और बाद में यहाँ पे कहा, बताया भी गया 1955 के बाद इसे एक राष्ट्रीय पार्क में परिवर्तित कर दिया गया। चलिए, तो गोविंद पशु विहार कहाँ पे आपका, उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार आपके उत्तराखंड में है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे है आपके पास थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी आपके नेशनल पार्क की क्लासेस। सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क लगभग कवर हो चुके हैं आपके। क्या है, सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क लगभग कवर हो चुके हैं। कल हमारा अगला चैप्टर होगा, धांसू चैप्टर होगा। ठीक है, अगले चैप्टर में हम लोग जो प्रमुख हमारे पास संविधान संशोधन है, क्या है, प्रमुख हमारे पास संविधान संशोधन, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनको उठाएंगे कल। ठीक है, तो 2-3 दिन में हमारे सारे संविधान संशोधन जो पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, 50 कॉन्स्टिट्यूशनल 50 या 40 के आसपास हमने देख लिया, उसमें खत्म हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा हमारा पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट भी आपका, तो सारे कवर वहां से हो जाएंगे, एक भी उससे बाहर नहीं जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं कल। अगली क्लास धांसू क्लास होगी, पॉलिटिक्स की क्लास होगी, इसमें हम प्रमुख संविधान संशोधनों के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम टू एग्जामपुर। यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा होगा, तो चलिए चलते हैं फिर। तो बाय बाय, टाटा।